साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 9 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ सांवले सपनों की याद, जिसे जाबिर हुसैन ने लिखा है। यह पाठ मशहूर पक्षी वैज्ञानी सालिम अली पर आधारित व्यक्ति चित्र है, जो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है। तो आइए हम ये पाठ शुरू करते हैं। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन साहब का जन्म 1945 में जिला नालंदा बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर रहे, राजनीति से जुड़े थे। 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने और मंत्री भी बने, यानी कि विधायक और मंत्री भी बने। 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी बने। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इनका बराबर अधिकार था और इन भाषाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रमुख है जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। अपने लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन में ये आम आदमी के संघर्षों से जुड़े रहे और उसे अपने साहित्य में प्रकट किया। आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर जो इनकी डायरियाँ थी वो बहुत चर्चित हुई, बहुत प्रशंसित हुई और डायरी शैली में इन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया। सालिम अली साहब, जिन्हें बर्ड वाचर कहा जाता है, और इन्हीं के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में जिक्र है सालिम अली साहब का और D.H. लॉरेंस का। दोनों महत्वपूर्ण शख्सियतें हैं। थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ। मृत्यु हुई 20 जून 1987 में। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसे एक गौरैया का गिरना शीर्षक से नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। D.H. लॉरेंस 1885 में जन्म हुआ, 1930 में मृत्यु हुई। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। प्रकृति से इनका बहुत गहरा लगाव था और प्रकृति से लगाव का कारण ही था कि इन्होंने कहा कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हैं। वे मानते थे कि मानव का प्रकृति की ओर लौटना बहुत जरूरी है। पाठ का सारांश देखते हैं। 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में ये संस्मरण लिखा गया। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से जो दुख और अवसाद हुआ उसे सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया और सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ पे जो भाषा की रवानी है और अभिव्यक्ति की शैली है वो आपके दिल को छू जाती है। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे शमशान ले जाया जाता है, उस समय की यात्रा का वर्णन किया है कि सालिम अली अपने अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर हैं और उनकी ये जो अंतिम यात्रा है उनकी दूसरी यात्राओं से भिन्न है। वे तनाव और दुखों भरी जिंदगी से जा रहे हैं और प्रकृति में इस तरह से विलीन हो रहे हैं कि जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गा करके प्राण त्याग देता है और प्रयास करने पर भी उसे फिर जीवित नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई उसे दोबारा जगाना चाहता है, क्योंकि लोगों ने उसके संघर्ष को इतने निकट से देखा होता है, उसको इतना महसूस किया होता है कि लोग भी चाहते हैं कि अब अपनी ये अंतिम यात्रा में वो आराम से सुख से रहे। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों, प्रकृति को जो है आदमी की दृष्टि से देखते हैं और उनको प्रकृति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। सालिम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति थे, यानी वो प्रकृति को और पक्षियों को बहुत नज़दीक से देखते थे, उनको महसूस करते थे। लेखक कहता है कि अगर कोई वृंदावन जाए और यमुना नदी का जल देखे तो उसे याद आ जाएगा इतिहास
कृष्ण का, गोपियों का, वृंदावन का, जहाँ पे कृष्ण ने रासलीला की थी, गोपियों ने शरारत की थी, कृष्ण ने न जाने कितने जो है हंडियों को फोड़ा था, दूध दही खाया था, और जाने कितनी तरह से कितने बार लोगों को अपनी बांसुरी से मुग्ध किया था, अपनी बांसुरी से आनंदित किया था, और पूरा का पूरा वृंदावन संगीतमय हो जाता था। और जब वहाँ आदमी जाता है तो उसको लगता है कि जैसे अभी सुबह सुबह भीड़ भरी गली से ऐसे ही कोई आगे निकल आएगा और बांसुरी बजाएगा और सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। और शाम हुई तो जो उपवन है वहाँ जिस माली लोगों को हिदायत देगा या बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी समय कोई बांसुरी की तान छेड़ेगा और सभी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और लेखक कहता है कि वृंदावन से कभी भी कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता, यानी कृष्ण की बांसुरी से वृंदावन को अलग नहीं किया जा सकता है। लेखक ने दुबले पतले सालिम अली के बारे में बताया है कि वो लगभग 100 वर्ष तक जिए थे, यानी अपनी जिंदगी में उन्होंने जो है 100 वर्ष का समय लगभग देखा था। और इस अपने 100 वर्ष की यात्रा की जो थकान थी और जो कैंसर जैसी बीमारी थी, उसने ही उन्हें मौत की ओर भेजा था। और अपने अंतिम समय में भी वो पक्षियों की तलाश और देखरेख में लगे रहे। यहाँ लेखक ये भी बताता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। सालिम अली की आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वो प्रकृति के प्रभाव में ना आकर के बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे, और वो प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखने वाले व्यक्ति थे। और ये दुनिया जो उनकी अपनी दुनिया थी, जिसमें नेचर था, जिसमें पेड़ पौधे थे, जिसमें पशु पक्षी थे, उसको उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और उनकी जीवन साथी तहमीना ने बहुत मदद की थी। सालिम अली ने उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तानी की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था। चौधरी साहब से ये विनती की थी कि वो इसके लिए कुछ करें, और ऐसा चित्र खींचा था चौधरी साहब के सामने जिससे कि चौधरी साहब भावुक हो गए। लेखक कहता है कि अब दुनिया में ना तो सालिम अली है ना चौधरी साहब है, लेकिन अब कौन जो है उस प्रकृति की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करता है और प्रकृति को बचाने की बात करेगा। अर्थात अब वैसे लोग नहीं हैं। लेखक ने लिखा कि सालिम अली ने फॉल ऑफ स्पैरो नामक अपनी आत्मकथा लिखी, और लेखक को उसमें D.H. लॉरेंस की याद आती है कि मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पत्रकारों ने कहा कि वो अपने पति के बारे में कुछ बताएं, कुछ लिखें, तो वो अपने पति के प्रेम को, उनके व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ थी, और उन्होंने कहा कि उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके पति के बारे में उनसे अधिक जानती थी। सालिम अली पक्षियों की खोज में नए नए तरीके अपनाते थे, नए नए रास्ते अपनाते थे, नए नए स्थानों की खोज करते थे, और एक क्षण भी उनका विश्वास प्रकृति से, पक्षियों से, इन सारी चीजों से कभी भी डगमगाया नहीं। वे प्राकृतिक अनुभव और जो उससे उनका सौंदर्य था वो उसको एक तरह से एकाकार कर लेते थे, और उन्होंने क्या किया था कि अपने जीवन को उसके पूरी तरह से हवाले कर दिया था, अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। और इसके पीछे उन्होंने बताया कि बचपन में सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे और उनकी एयर गन से एक गौरैया जो है घायल हो गई थी, एक चिड़िया घायल हो गई थी,
और उस चिड़िया को देख करके ही सालिम अली के मन में पक्षियों के प्रति दया भाव जाग उठा। वे पक्षियों की खोज में और उनकी रक्षा के उपायों में लग गए और प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और उन्होंने बहुत समय तक यानी कि अपना लगभग पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों को समर्पित कर दिया था। अंत में लेखक बताता था कि प्रकृति की दुनिया में जो है सालिम अली एक टापू नहीं थे बल्कि एक अथाह सागर थे। वो कोई एक मील का पत्थर नहीं थे बल्कि उसमें रम जाने वाले एक ऐसे सागर के समान थे जिसकी गहराई, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति लगाव की था पाना बड़ा मुश्किल है। और सालिम अली जो है पक्षियों की खोज में जा रहे हैं ऐसा लोगों को लगा। जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे थे उनको लगा कि अभी ये पक्षियों की खोज करके कंधे पे दूरबीन लटकाए हुए अभी शाम को वापस लौट आएंगे और उन सबके साथ रहेंगे और कभी भी उनसे अलग नहीं होंगे। तो ये था पाठ का सारांश। अगर आपको पाठ का सारांश अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।